अवनी को लगा जैसे हवा में पास्ता की महक नहीं बल्कि बिजली का करंट दौड़ रहा है। देवराज का सवाल दादी का मास्टर बेडरूम सीधा उसकी पेशेवर ढाल को भेद रहा था। वो जानती थी कि उसे इस जाल से निकलने के लिए सिर्फ होशियारी की नहीं बल्कि भावनात्मक समझदारी की भी जरूरत होगी। मिस्टर शेखावत, अवनी ने शांति से कहा, अपनी नोटबुक को बंद करते हुए, डिजाइन सिर्फ रंगों और फर्नीचर का नाम नहीं है। ये उन यादों को संजोना है जिनकी आप बात कर रहे हैं। आपकी दादी का कमरा, वह महज एक कमरा नहीं है, वह एक अध्याय है। देवराज ने वाइन का ग्लास नीचे रखा और उसकी तरफ ध्यान से देखा। जारी रखो। अगर आप चाहते हैं कि ये उनकी यादों को जिंदा रखे तो हमें उसकी आत्मा को समझना होगा, अवनी ने कहा। उसने रसोई के केंद्र में रखी पुरानी मेज को छुआ। मुझे शक है कि वो कमरा बेसमेंट या ओपन प्लान लिविंग की तरह आधुनिक बनाया जाएगा। इसे उनकी पसंद का सम्मान करना होगा। मैं बेडरूम को पहले उसकी मूल भव्यता में बहाल करूंगी। वो कैसी थी, उन्हें क्या पसंद था? मैं डिजाइन ब्रीफ तब तक नहीं दूंगी जब तक आप मुझे उनकी कहानियां न बताएं। देवराज के चेहरे पर पहली बार एक अजीब सी कोमलता आई। उसने अपना रुख बदला और खिड़की की ओर देखने लगा। वो जिद्दी थी लेकिन बहुत प्यारी। उन्हें सुबह की पहली रोशनी पसंद थी। उसने धीरे से कहा, कमरा पूरब की ओर है। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां रोशनी हो और जहां शांति हो, लेकिन साथ ही मुझे ये भी याद रहे कि वो अब यहाँ नहीं है। उसकी आवाज में एक भारीपन था। अवनी को एक रास्ता मिल गया। तो मैं कमरे को शांत याद का एक आश्रय स्थल बनाऊंगी। हल्के रंग, पुराने जमाने के लिनन और शायद एक छोटी सी लाइब्रेरी जहां उनकी पसंदीदा किताबें हों। और जहां तक आपके सोने की बात है, उसने सीधे उसकी आंखों में देखा, ये एक ऐसा कमरा होगा जो शांति देगा। यह एक ऐसी जगह नहीं होगी जहां व्यापार या कोई भी जटिलता प्रवेश कर सके। उसकी बात सुनकर देवराज हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान अब विजयी नहीं बल्कि स्वीकारोक्ति वाली थी। तुम मुझे सोचने पर मजबूर करती हो, अवनी। अपने अपने कमरे डिनर, जो अवनी के हाथों का बना हुआ सादा पास्ता था, खत्म होने के बाद देवराज ने बिना कोई और तर्क किए अवनी को दूसरी मंजिल पर उसका कमरा दिखाया। ये गेस्ट विंग है, उसने कहा। दरवाजा मजबूत है और तुम यहाँ सुरक्षित हो। अवनी ने अंदर जाकर देखा। ये एक बड़ा ठंडा कमरा था जिसका फर्नीचर पुराना लेकिन शानदार था। यहाँ देवराज के व्यक्तिगत दबदबे का कोई निशान नहीं था। शुभ रात्रि देवराज, अवनी ने संक्षिप्त रूप से कहा। शुभ रात्रि अवनी, उसने दरवाजा बंद करने से पहले कहा। और हाँ, कल हम यहाँ से डिजाइनिंग शुरू करेंगे, बिना किसी पीए या बॉस के दिखावे के। सिर्फ तुम और मैं, इस घर की आत्मा को समझने के लिए। उसकी बात सुनकर अवनी को लगा कि देवराज ने अब खेल का नियम बदल दिया है। जाल अब भी था, लेकिन अब वो भावनात्मक स्तर पर था। अगले दिन के लिए कोई तैयारी किए बिना अवनी थकी हुई थी, लेकिन वो सो नहीं पाई। विला की खामोशी और अंधेरा उसे घेरे हुए था। तभी नीचे के हॉल से एक हल्की आवाज आई। ये पियानो की आवाज थी, एक सुस्त, दुखद धुन, वही जो देवराज ने पियानो के पास खड़े होकर बजाई थी, लेकिन अब ये ज्यादा मधुर और गहरी थी। ये एक उदास पुरानी धुन थी जिसमें एकाकीपन और प्यार दोनों की भावना थी। अवनी चुपचाप दरवाजे तक गई और सुनने लगी। यह धुन किसी व्यावसायिक डील की नहीं थी, ये देवराज के अंदर की खामोशी को बता रही थी। उसने महसूस किया कि इस विला में उसका असली काम शायद महज डिजाइन करना नहीं था, बल्कि देवराज के अंदर के उस अकेलेपन को समझना था जिसे वो अपनी व्यावसायिक क्रूरता के पीछे छिपाता था। अवनी वापस बिस्तर पर आई। उसे पता था कि कल उसे सिर्फ कमरे नहीं बल्कि एक जटिल इंसान के जख्मों को भी डिजाइन करना होगा। और देवराज को भी पता था कि उसने अनजाने में अपनी कमजोरी अवनी के सामने खोल दी थी। पियानो की धुन कब रुकी अवनी को पता नहीं चला, लेकिन जब वो अगली सुबह जागी तो कमरा सुनहरी धूप से भरा हुआ था। पिछली रात की पियानो की आवाज उसके मन में गूंज रही थी। अवनी जल्दी से तैयार हुई और नीचे रसोई की ओर गई। वो पेशेवर दिखने की पूरी कोशिश कर रही थी, हालांकि उसके अंदर का तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ था। देवराज पहले से ही रसोई में था। वो एक कुर्सी पर बैठा अपने लैपटॉप पर झुका हुआ था, लेकिन उसने पिछली रात की तरह फॉर्मल शर्ट नहीं बल्कि एक साधारण काली टी शर्ट पहनी हुई थी। उसकी दाढ़ी हल्की बढ़ी हुई थी, जिससे वो और भी ज्यादा सहज और कम धमकी भरा लग रहा था, हालांकि उसका ध्यान अब भी काम में था। शुभ प्रभात मिस अवनी, उसने बिना सिर उठाए कहा। तुम्हारे सेवादार ने कॉफी बना ली है, शायद तुम खुद के लिए नाश्ता बनाओगी। अवनी को लगा जैसे वो जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा है। उसने सीधे कॉफी मेकर की तरफ रुख किया। शुभ प्रभात देवराज, उसने जानबूझकर बिना मिस्टर शेखावत लगाए कहा। उसने पाया कि इस अनौपचारिक नाम ने उसे थोड़ी ताकत दी। हाँ, मैं नाश्ता खुद बना लूंगी, लेकिन आज मैं आपसे डिजाइन मीटिंग की उम्मीद कर रही हूँ, न कि पीए ड्यूटी की। उसकी आंखें अब भी तीव्र थीं। ठीक है, व्यावसायिक शुरुआत। वो उठा और एक टोस्ट का टुकड़ा उठाया। नाश्ता करते हैं और फिर सीधे काम पर। मैंने फैसला किया है, हम सबसे पहले दादी के मास्टर बेडरूम से शुरू करेंगे।
अवनी को पता था कि यह एक परीक्षण है। ये महज कमरा नहीं था, ये उन दोनों के बीच की भावनात्मक खाई को पाटने का पहला कदम था। मास्टर बेडरूम का रहस्य नाश्ते के बाद वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। मास्टर बेडरूम भव्य था, लेकिन धूल और एकाकीपन से भरा हुआ था। बड़ी 4 पोस्टर बिस्तर, एक पुरानी ड्रेसिंग टेबल और लंबी खिड़कियां जहां से पूरब की धूप सीधे अंदर आ रही थी। देवराज कमरे के बीच में खड़ा हो गया। कल तुमने कहा था कि तुम इसे शांत याद का आश्रय स्थल बनाओगी, उसने अवनी की ओर मुड़कर कहा। मुझे दिखाओ, तुम क्या देखती हो? अवनी ने अपनी नोटबुक खोली, लेकिन फिर उसे बंद कर दिया। उसने कमरे में घूमकर हर कोने को देखा। वो ड्रेसिंग टेबल के पास गई, जिसके शीशे पर धूल की एक परत जमी थी। मैं एक अजीब बात देख रही हूँ देवराज, अवनी ने धीरे से कहा। ये कमरा बहुत सुंदर है, लेकिन यह पूरी तरह से अधूरा महसूस होता है। यहाँ कोई व्यक्तिगत स्पर्श नहीं है। देवराज को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। अधूरा? मेरी दादी ने यहाँ 60 साल बिताए थे। यही समस्या है, अवनी ने समझाया। उनकी उपस्थिति यहाँ नहीं है। देखिए, ड्रेसिंग टेबल पर कोई इत्र की बोतल नहीं है, बिस्तर के पास कोई पढ़ने वाली किताब नहीं है, सिर्फ फर्नीचर है। इसका मतलब है कि या तो आपकी दादी चीजों को बहुत व्यवस्थित रखती थीं, या ये कमरा सिर्फ उनका नहीं था। देवराज की आंखें अचानक तेज हो गईं। उसका आत्मविश्वास डगमगाया। तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे लगता है कि आप यहाँ सिर्फ अपनी दादी की यादों को नहीं ढूंढ रहे हैं, अवनी ने अपनी पेशेवर आवाज को नम करते हुए कहा। आप यहाँ उनके और आपके दादाजी के संबंध को ढूंढ रहे हैं, जो शायद अधूरा रह गया था, क्योंकि इस कमरे में 2 लोगों के रहने के बावजूद सिर्फ एक व्यक्ति की आत्मा है। देवराज कुछ देर तक चुप रहा, उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थीं। अवनी का ये सीधा वार सही जगह पर लगा था। तुम सही हो, देवराज ने स्वीकार किया। उसकी आवाज अब गहरी और भारी थी। मेरे दादाजी ने ये विला मेरी दादी के लिए बनवाया था, लेकिन शादी के कुछ साल बाद वो उन्हें छोड़कर चले गए थे। वह यहाँ हमेशा अकेली रहीं। यही वजह है कि मैं ये विला बेच नहीं पाया। ये मेरी दादी की अधूरी कहानी है। अवनी ने इस मौके का फायदा उठाया और उसके पास गई। तब देवराज, हम इस कमरे को उनकी अकेली कहानी नहीं बनाएंगे, हम इसे उनकी शक्ति और स्वयं की कहानी बनाएंगे। एक ऐसी जगह जो उनकी गरिमा को दर्शाए। इस विला के बाकी हिस्से को डिजाइन करने के लिए हमें इस कमरे में शांति लानी होगी। तो तुम क्या करोगी? देवराज ने पहली बार उस पर भरोसा दिखाया। सबसे पहले अवनी ने अपनी नोटबुक खोली। हम यहाँ से भारीपन हटाएंगे। हम इस कमरे को रोशनी और आशा देंगे। और ये कमरे का पहला ब्रीफ होगा, अधूरी कहानी को गरिमा देना। देवराज ने उसकी आंखों में देखा। अब कोई ब्लैकमेल नहीं था, सिर्फ एक साझा मकसद था। ठीक है अवनी, मुझे दिखाओ कि तुम मेरी दादी की इस जगह को कैसे शांति दे सकती हो। अगले कुछ घंटे मास्टर बेडरूम में ही बीते। ये पहली बार था जब अवनी और देवराज एक ही जगह पर व्यावसायिक उद्देश्य से थे, लेकिन उनके बीच की बातचीत पूरी तरह से व्यक्तिगत थी। अवनी ने कमरे का लेआउट स्केच करना शुरू किया और देवराज उसे अपनी दादी के जीवन की छोटी छोटी कहानियां सुना रहा था। उन्हें एक विशेष तरह की चाय पसंद थी, देवराज ने कहा, पुरानी शीशे की अलमारी के पास खड़े होकर, जिसे गुलाब की पंखुड़ियों वाली दार्जिलिंग कहा जाता था। वो हर शाम इस खिड़की के पास बैठकर अपनी किताबें पढ़ती थीं। अवनी ने तुरंत स्केच में खिड़की के पास एक आरामदायक रीडिंग नुक बनाया। तो हम यहाँ एक कम ऊंचाई वाली आरामदेह विंटेज कुर्सी रखेंगे, जिसके पास एक छोटी लैंप और एक स्लीक साइड टेबल होगी, जिस पर उनकी पसंदीदा चाय की केतली और कप रखा जा सके। यह जगह सिर्फ रोशनी और पढ़ने के लिए होगी। देवराज मुस्कुराया। तुम उनके पूरे दिन को डिजाइन कर रही हो अवनी? हाँ, अवनी ने सहमति दी, क्योंकि ये कमरा सिर्फ आपकी दादी का नहीं था, ये आपके लिए घर की परिभाषा थी। अगर ये कमरा असफल होता है तो पूरा विला भावनात्मक रूप से असफल हो जाएगा। अचानक अवनी की नज़र फर्श पर पड़ी। कालीन के नीचे कुछ उभरा हुआ था। उसने झुककर उस जगह से धूल हटाई। ये एक छोटा सा तांबे का हिंज था, जो कालीन से ढका हुआ था। ये क्या है? अवनी ने पूछा। देवराज ने भी झुककर देखा। ये एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट लग रहा था, जिसे चालाकी से कालीन के नीचे छुपाया गया था। देवराज ने जोर लगाया और तांबे के ढक्कन को खींचकर खोला। अंदर एक पुरानी मखमली डिब्बी थी। देवराज ने उसे धीरे से उठाया। उस पर धूल की मोटी परत थी। डिब्बी भारी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। दादी ने? उन्होंने कभी किसी को इस बारे में नहीं बताया, देवराज ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। अवनी ने उस पल की गंभीरता को समझा और कोई सवाल नहीं किया, बस खामोशी से उसके पास खड़ी रही। देवराज ने धीरे से डिब्बी का लॉक खोला। अंदर सिर्फ 2 चीजें थीं। एक पुराना मटमैला पड़ चुका प्रेम पत्र, जो देवराज के दादाजी की हैंडराइटिंग में था। एक छोटी सी बिना पॉलिश की हुई तांबे की अंगूठी। पत्र में सिर्फ 2 पंक्तियां थीं, जो समय के साथ पीली पड़ चुकी थीं। प्रिय रानी, मैं दूर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए जो घर बनाया है वो हमेशा हमारा रहेगा। यह इंतजार करेगा। ये अंगूठी तब तक मत उतारना जब तक मैं लौट ना आऊं। पत्र पर कोई तारीख नहीं थी।
देवराज ने पत्र को दोनों हाथों में थाम रखा था। उसकी आंखें भर आईं। यह उनके दादा दादी के अधूरे संबंध का रहस्य था। ये देवराज की आवाज भारी थी। वो यहाँ अकेले क्यों रहीं, ये अब समझ में आया। वो इंतजार कर रही थीं। अवनी को लगा कि इस कमरे की शांति का डिजाइन अब उसके हाथ में नहीं है, बल्कि उस पत्र और अंगूठी के रहस्य में छिपा है। देवराज, अवनी ने धीरे से कहा, ये उनका प्यार था। ये उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी ताकत थी। वो 60 साल तक इस वादे को लेकर जीती रहीं। मैं इस विला को बेच नहीं सकता था, देवराज ने आंसू पोंछते हुए कहा। यह घर एक स्मारक है, ये इंतजार का स्मारक है। अवनी ने दृढ़ता से कहा, तो हम इसे इंतजार का घर नहीं बनाएंगे, हम इसे पुनर्मिलन का घर बनाएंगे। यह विला उनकी कहानी को पूरा करेगा। कैसे? देवराज ने सवाल किया। आपके दादाजी ने कहा था, ये इंतजार करेगा, अवनी ने कहा। हम इस बेडरूम को पहले जैसा ही रखेंगे। हम सिर्फ इसकी मरम्मत करेंगे, इसे साफ करेंगे, और उस कोने में जहां वो इंतजार करती थीं, खिड़की के पास हम वो गुलाब वाली दार्जिलिंग चाय की केतली रखेंगे। हम इस कमरे को द वेटिंग रूम ऑफ लव, प्रेम के इंतजार का कमरा नाम देंगे। देवराज ने अपने आंसू पोंछे और अवनी की तरफ देखा। तुम मेरे लिए सिर्फ डिजाइनर नहीं हो अवनी, तुम इस घर को मेरी आंखों से देखने में मेरी मदद कर रही हो। उसने पत्र और अंगूठी को वापस डिब्बी में रखा और उसे फर्श के नीचे छिपा दिया। ठीक है, देवराज ने एक गहरी सांस ली। मास्टर बेडरूम प्रेम के इंतजार का कमरा रहेगा। अब बेसमेंट पर चलते हैं, जहां से असली डिजाइन शुरू होता है। लेकिन याद रखना, तुम अब सिर्फ एक डिजाइनर नहीं हो, तुम इस घर का राज जानती हो। मास्टर बेडरूम के भावनात्मक रहस्य को समझने के बाद देवराज और अवनी बेसमेंट की ओर बढ़े। सीढ़ियां पुरानी थीं और नीचे का माहौल धूल भरा, हवा रहित और उदास था। बेसमेंट में घुसते ही अवनी ने टॉर्च जलाई। ये जगह पूरी तरह से बंद और दबी हुई महसूस होती है, अवनी ने नोट्स लेते हुए कहा। ओपन प्लान लिविंग स्पेस बनाने के लिए हमें यहाँ बहुत काम करना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ ताज़ी हवा और रोशनी चाहिए। देवराज कमरे के बीच में खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अब गंभीर एकाग्रता थी। वो वापस अपने व्यावसायिक मोड में आ गया था, हालांकि उनकी पिछली भावनात्मक नज़दीकी हवा में अभी भी तैर रही थी। ओपन प्लान, ये डिज़ाइन फैसला अवनी, मुझे मेरे दादाजी के फैसले से एकदम उलट लगता है, देवराज ने कहा। उन्होंने इस विला को एकांत और बंद रखा, लेकिन मुझे खुलापन चाहिए। मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां कोई रहस्य न हो। अवनी को लगा कि वह जानबूझकर अपनी पिछली रात की कमजोरी को छुपाने के लिए यह बात कह रहा है। आप जो खुलापन चाहते हैं वो सिर्फ आर्किटेक्चरल नहीं है, देवराज, अवनी ने धीरे से कहा। यह भावनात्मक है। आप नहीं चाहते कि ये घर आपको किसी अंधेरे कोने में छिपाए। आप चाहते हैं कि ये घर आपको आज़ादी दे। और हाँ, कोई रहस्य नहीं। उसने टॉर्च की रोशनी एक पुराने पत्थर के खंभे पर डाली। यह खंभा संरचनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। हम इसे हटा नहीं सकते, लेकिन हम इसे एक फीचर बना सकते हैं। ये खंभा ओपन प्लान लिविंग के बीच में विभाजन की रेखा का काम करेगा। विभाजन की रेखा? देवराज ने सवाल किया। हाँ, अवनी ने समझाया। एक तरफ कार्यक्षेत्र, वर्कस्पेस, एक आधुनिक किचन और एक डाइनिंग एरिया। दूसरी तरफ सामाजिक क्षेत्र, सोशल स्पेस, सोफे, टीवी, मनोरंजन। आप गोपनीयता चाहते हैं, लेकिन खुलापन भी। ये खंभा आपको दोनों देगा। ये इस बेसमेंट को खुलापन देगा, लेकिन साथ ही सुरक्षा का भ्रम भी बनाए रखेगा। देवराज को ये विचार पसंद आया। सुरक्षा का भ्रम? तुम मनोविज्ञान भी समझती हो अवनी। एक अच्छे डिजाइनर को इंसान को समझना पड़ता है। अवनी ने पलटवार किया। वे कोने कोने का मुआयना करने लगे। बेसमेंट की पिछली दीवार पर एक मोटी कंक्रीट की परत चढ़ी हुई थी। इस दीवार को देखिए, अवनी ने टॉर्च चमकाते हुए कहा। अगर हम इसे तोड़ सकें तो हमें पीछे की तरफ एक छोटा छिपा हुआ आंगन या स्काईलाइट मिल सकता है, जो प्राकृतिक रोशनी लाएगा। देवराज ने उस दीवार को हाथ लगाया। ये बहुत मोटी है। क्या तुम्हें लगता है कि इसके पीछे कुछ है? मुझे लगता है कि इसे जानबूझकर बंद किया गया था, अवनी ने कहा। शायद ये उस समय का आंगन था जिसे बाद में बंद कर दिया गया। अगर हम इसे खोलते हैं तो ये बेसमेंट की पूरी ऊर्जा बदल देगा। दीवार का टूटना और एक नया रहस्य। अचानक देवराज ने बिना कुछ कहे पास में रखा एक भारी हथौड़ा उठाया, जिसे शायद किसी कारीगर ने मरम्मत के लिए छोड़ा होगा। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है, उसने कहा। अगर इसके पीछे कुछ है तो हम अभी देखेंगे। देवराज, रुकिए, यह संरचना के लिए खतरनाक हो सकता है, अवनी ने चेतावनी दी। लेकिन देवराज ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने अपनी पूरी ताकत से कंक्रीट की दीवार पर वार किया। धड़ाम! दीवार के प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। धूल का एक बादल छा गया और अवनी खांसने लगी। जब धूल छटी तो टूटी हुई जगह से धीमी लेकिन स्पष्ट रोशनी की एक किरण अंदर आ रही थी। तुम सही थी अवनी, देवराज उत्साहित होकर बोला। पीछे एक आंगन है
जैसे ही देवराज ने दूसरा वार करने के लिए हाथ उठाया, अवनी ने उसे रोका। उसकी आंखें टूटी हुई दीवार के अंदर दिख रही चीज पर टिकी थीं। रोशनी की किरण के ठीक नीचे दीवार के अंदर की गुहा में एक छोटी सी जगह थी, और उस जगह में कुछ रखा था, एक प्राचीन मुड़ी हुई तलवार। तलवार पुरानी और जंग लगी हुई थी, लेकिन उसका हैंडल अभी भी चमक रहा था। यह क्या है? देवराज भी हतप्रभ था। अवनी उस खाली जगह को देख रही थी जहां तलवार रखी थी। ये डिजाइन नहीं है देवराज, ये एक संदेश है। इस विला में हर छिपा हुआ कोना एक कहानी कह रहा है। पहले प्रेम का इंतजार, अब ये तलवार। देवराज ने तलवार को उठाते हुए कहा। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा गंभीर था। तलवारें शांति के लिए नहीं, बल्कि युद्ध या रक्षा के लिए होती हैं। उसने तलवार अवनी को दी। उसका हाथ कांप रहा था। ये घर मेरी दादी का अधूरा प्रेम था। क्या ये तलवार मेरे दादाजी के किसी छिपे हुए खतरे की निशानी है? देवराज ने बेसमेंट के अंधेरे में पूछा। अवनी ने तलवार को महसूस किया। यह सिर्फ एक पुरानी वस्तु नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। लगता है कि इस विला में बेसमेंट सिर्फ एक ओपन प्लान लिविंग नहीं बनने वाला देवराज। यह उस राज का मुख्य द्वार बनने वाला है जो आपके परिवार ने इतने सालों से छिपा रखा है। अब देवराज और अवनी सिर्फ डिजाइनर और क्लाइंट नहीं थे, वे एक छिपे हुए पारिवारिक रहस्य को उजागर करने वाले साझेदार बन चुके थे। तलवार की खोज के बाद बेसमेंट का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। जो जगह थोड़ी देर पहले सिर्फ एक आर्किटेक्चरल चुनौती थी, अब वो एक रहस्यमय गुत्थी बन गई थी। देवराज ने तलवार को वापस उसी खाली जगह में नहीं रखा। उसने उसे सावधानी से पकड़ा और अवनी की ओर देखा। ये सिर्फ खतरा नहीं है अवनी, देवराज ने दबी आवाज में कहा। यह किसी की निजी संपत्ति थी। मेरे दादाजी ने इसे क्यों छिपाया? अवनी ने उस दीवार के टूटे हुए हिस्से की जांच की जहां तलवार मिली थी। इस दीवार को देखिए देवराज, ये सिर्फ प्लास्टर नहीं है, ये डबल लेयर्ड कंक्रीट है। इसे तोड़ना आसान नहीं था, आपने बहुत ताकत लगाई, उसने कहा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बाहर की दुनिया से इस जगह को पूरी तरह से काट दिया था। देवराज ने उस हथौड़े को वापस उठाया जिससे उसने वार किया था। उसने दीवार के टूटे हुए सिरे पर और जोर से मारा। अब वो उत्सुक नहीं, बल्कि बेचैन था। जैसे ही कंक्रीट का एक और बड़ा हिस्सा गिरा, एक अलग तरह की आवाज आई, एक धातु की आवाज। रुको, अवनी चिल्लाई। धूल फिर से छंटी और इस बार टूटी हुई दीवार के ठीक बीच में एक बड़ी लोहे की तिजोरी सेफ दिखाई दी। तिजोरी पुरानी थी, उसका रंग गहरा जंग लगा हुआ था और उस पर एक जटिल नक्काशीदार ताला लगा हुआ था। देवराज का मुंह खुला रह गया। एक तिजोरी? मुझे हमेशा लगता था कि मेरे दादाजी को गोपनीयता पसंद है, लेकिन ये तो किसी जासूस की फिल्म जैसा है। अवनी ने टॉर्च की रोशनी तिजोरी पर डाली। उसने तिजोरी पर बने जटिल नक्शों का ध्यान से मुआयना किया। इस पर देखिए, यह नक्शी सिर्फ सजावट नहीं है, यह एक कोड हो सकता है, अवनी ने कहा। 4 अंकों का संयोजन ताला, कॉम्बिनेशन लॉक। अगर ये बेसमेंट उनकी निजी जगह थी तो कोड कुछ व्यक्तिगत होना चाहिए। देवराज ने अपना माथा खुजलाया। व्यक्तिगत? उनकी शादी की तारीख, मेरा जन्मदिन? बहुत स्पष्ट। आपके दादाजी ने हर चीज को छुपाया है, कोड भी छिपा हुआ होगा, अवनी ने कहा। अवनी ने पिछली रात की उनकी बातचीत को याद किया। उन्होंने मास्टर बेडरूम में देवराज की दादी के अधूरे प्रेम के बारे में बात की थी। देवराज, पिछली रात आपने मुझे बताया था कि ये घर आपकी दादी का अधूरा प्रेम है, अवनी ने कहा। हो सकता है कि ये तिजोरी आपके दादाजी ने किसी अपराध बोध या पश्चाताप के एहसास में बनवाई हो, और वो इसे ऐसी चीज से जोड़ेंगे जो उन्हें सबसे ज्यादा भावनात्मक रूप से प्रभावित करती हो। जैसे आपकी दादी का नाम, अवनी ने कहा। या वो तारीख जब वो उन्हें पहली बार मिले थे। देवराज ने याद करने की कोशिश की। उसने अपने पिता से सुनी हुई कुछ पुरानी कहानियां याद की। उनका नाम मीरा था और वे एक दूसरे से एक नाटक के मंचन के दौरान पहली बार मिले थे। दादाजी ने मुझे बताया था कि वो उनके जीवन की पहली पंक्ति थी। वह तारीख 12 मार्च 1947 थी, अवनी ने कहा। तारीखों को उलट पलट करके देखिए। उस नाटक की पहली पंक्ति क्या आपको याद है? एक पुरानी कविता थी, देवराज ने गुनगुनाया। मेरा जीवन अब तुम्हारा है, इस बेसमेंट की तरह सुरक्षित। वो तारीख नहीं होगी, अवनी ने कहा। कोड हमेशा छोटा और अर्थपूर्ण होता है। तिजोरी पर केवल 4 अंकों की जगह है। अचानक देवराज को एक बात याद आई। जब मेरी दादी का देहांत हुआ तो वो हमेशा एक गीत गाते थे। उसका मुखड़ा था, 4 कदम 4 जन्म। 4 कदम, अवनी ने धीरे से कहा। 4 अंक। देवराज ने कांपते हाथों से तिजोरी के डायल पर 4444 डायल किया। क्लिक। एक गहरी संतुष्ट करने वाली क्लिक की आवाज आई। ताला खुल गया। देवराज ने तिजोरी का भारी दरवाजा खोला। अंदर धूल या कीमती हीरे नहीं थे,
अंदर बस 3 चीजें रखी थीं, पीली पड़ चुकी तस्वीरों का एक बंडल, चमड़े की जिल्द वाली एक पुरानी डायरी, एक छोटा मुड़ा हुआ नक्शा, स्क्रोल। देवराज ने सबसे पहले तस्वीरों का बंडल उठाया। पहली तस्वीर में एक जवान, खूबसूरत महिला थी, उनकी दादी मीरा। वो मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। फिर उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर देवराज के दादाजी की लिखावट थी। मीरा, मेरा प्रेम, मेरा अपराधबोध, मैंने तुम्हें बाहर की दुनिया से छिपा लिया, सिर्फ तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए। ये बेसमेंट तुम्हारी एकांत जगह है। वह तलवार उस खतरे की निशानी है जिससे मैंने तुम्हें बचाया था। ये सब राज तुम्हारे बिना अधूरा है। अवनी की आंखें नम हो गईं। ये सिर्फ आर्किटेक्चरल नहीं, भावनात्मक खुलापन है, देवराज। उन्होंने सिर्फ एक राज नहीं छिपाया, उन्होंने अपने प्रेम को छिपाया। देवराज ने अंतिम चीज उठाई, नक्शा। यह विला की संपत्ति का नक्शा था, लेकिन इस पर एक लाल निशान बना हुआ था। लाल निशान मास्टर बेडरूम के बिल्कुल नीचे बेसमेंट के कंक्रीट फर्श के बीच में इंगित कर रहा था। यह क्या है? अवनी ने धीरे से पूछा। देवराज ने नक्शा अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसका चेहरा अब उदासी से हटकर संकल्प से भरा था। ये नक्शा है अवनी, उस चीज का जो मेरे दादाजी ने अंत तक छिपाए रखी। ये बेसमेंट का फ्लोर प्लान है, और लाल निशान बता रहा है कि एक और गुप्त जगह है। वह दीवार के टूटे हुए हिस्से के पास खड़ा हो गया, जहां उन्हें ताज़ी हवा और रोशनी मिल रही थी। ओपन प्लान लिविंग स्पेस? हाँ, हम बनाएंगे, देवराज ने कहा। लेकिन पहले हम वो रहस्य खोलेंगे जो मेरे दादाजी ने मेरी दादी के नाम पर बंद कर दिया था। उसने अवनी की तरफ देखा। हम अभी भी डिजाइनर और क्लाइंट नहीं हैं। हम अब उस अंतिम राज को खोलने वाले साथी हैं। क्या तुम तैयार हो, अवनी? अवनी ने एक गहरी सांस ली। एक अच्छे डिजाइनर को इंसान को समझना पड़ता है, देवराज। और अब हमें उस इंसान के अंतिम इरादे को समझना होगा।